हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का मस्त वाला लेक्चर लेकर, फ्रेश सा लेक्चर लेकर। तो जल्दी से आ जाओ क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th और हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका आज हम करने वाले हैं L17। और एक खुशी की बात यह है कि ये चैप्टर बहुत एक ही इसका लेक्चर बचा है। इसके बाद इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सफाया हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा यह चैप्टर और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे जो भी एनिमल से रिलेटेड ही है। बच्चे बोल रहे हैं मैम बहुत बॉटनी पढ़ा दी, थोड़ी एनिमल वाला भी शुरू करो, तो करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, कुछ ही दिनों की मेहमान है ये स्लाइड, तो इसको देख लो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वार्षिक वलय जिसके बारे में पढ़ेंगे, एनुअल रिंग के बारे में, अंतर कास्ट और रस कास्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। इसका जो परिचय में है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो तीनों टॉपिक है ये शॉर्ट टॉपिक में बहुत पूछे जाते हैं और जैसे कि मैंने कहा अंतर वाले क्वेश्चनों में इनका बहुत ढांसू टाइप का क्या है, लेवल है। और अंतर टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा बच्चों के लिए मैंने डाल दिए हैं ऐप पर क्लास के साथ ही अलग से, तो वहाँ पे काफ़ी जो है 6-7 आपकी बुक के पीछे जितने भी अंतर दिए हैं वो सारे प्लस एक्स्ट्रा भी जो है वो कवर हो रहे हैं। कुछ बचा है तने वाला, तो वो हम जो है तने का जो है कल वाले जो क्वेश्चंस देखेंगे बुक के पीछे वाले और कुछ एक्स्ट्रा बुक के पीछे के ही हैं मेनली, तो वो कल हम एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि वार्षिक वलय एनुअल रिंग, ठीक है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो वहाँ पे मैंने आपसे एक बात कही थी, वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुवर्षीय पौधों के तनों में द्वितीयक जाइलम के स्तरों का निर्माण सकेंद्रीय होता है, ठीक है। कल हम बात करके आए कि हमने द्वितीयक वृद्धि करवा दी और द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम भी बना दिया, लेकिन द्वितीयक जाइलम जो है वो आपको पता है केंद्र की ओर बनता है। द्वितीयक वृद्धि पढ़ी थी कल, वहां पे हमने देखा कि एधा जो होती है वो केंद्र की ओर तो द्वितीयक जाइलम बनाती है और परिधि की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। तो जाइलम जो भी रहेगा वो केंद्र में रहेगा और उसमें भी द्वितीयक जाइलम और प्राथमिक जाइलम दोनों केंद्र की ओर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो द्वितीयक जाइलम है वो सकेंद्रीय, मतलब ऐसे रिंग की फॉर्म में आपको दिखाई देता है ऐसे। तने की अनुप्रस्थ काट में ये स्तर वलयों के रूप में दिखाई देते हैं, इन्हें वृद्धि वलय कहते हैं। जब आपने कभी किसी पेड़ का लकड़ी जो है मोटा हुआ तना कटे हुए देखा हो तो आपको कुछ ऐसी उसमें रिंग्स दिखाई देती है, हल्के भूरे और डार्क भूरे कलर की ऐसी। तो इन वलय को, इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, वार्षिक वलय कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि इन वलय को काउंट करके हम किसी पेड़ की आयु बता सकते हैं, है ना। एक शरद में बनी हुई और एक बसंत में बनी हुई, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक रिंग बोलते हैं। तो वलय के रूप में होती है, इसी को हम वार्षिक वलय, क्योंकि साल में जो है हर साल ये बनती है। कुछ स्थानों की जलवायु में बहुत अंतर पाया जाता है जिसके कारण सहवन एधा की सक्रियता बहुत प्रभावित होती है, जिससे कैम्बियम सक्रियता भिन्न होती है, ठीक है। क्या होता है भाई, जो हमारी सहवन एधा है कहाँ होती है, सहवन एधा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, प्लस एक अंतःपुली एधा भी होती है और एक अंतरापुली एधा भी होती है। ये बात हम कल के लेक्चर में पढ़ के आए। तो ये जो एधा होती है ये मौसम के साथ परिवर्तित होती है। वो गाना सुना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो भाई ये जो है मौसम के अनुसार बदल जाती है। क्या कि ये सर्दी में, क्योंकि इसको बहुत ठंड लगती है, अब याद कैसे करना है ना। सर्दी है, हमें ठंड लगती है तो हम इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। आलस आता है कि अरे कौन बाहर जाएगा, कौन सब्जी लेने जाएगा, हाथ जो है चलना बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ही पेड़ों के साथ भी होता है। सर्दियों के समय जो सहवन एधा है वो कम सक्रिय रहती है, सर्दी लगती है उसको, ठीक है, तो कम सक्रिय हो जाती है। अब कम सक्रिय होगी मतलब कि कम विभाजन करेगी, क्योंकि एधा का मेन काम तो विभाजन करना है, द्वितीयक उत्तक बनाना है, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम बनाना है। तो भाई कम सक्रिय होती है तो कम उत्तक बनाती है। शरद ऋतु में एधा का विभाजन बंद हो जाता है। अब किसी बुक में आपको बंद नहीं तो कम भी मिल सकता है,
दोनों ही चीजें सही है। और मेरा मानो तो बंद या कम सक्रिय हो जाती है, ऐसे लिख सकते हो ऑब्लिक लगा के। ठीक है, बसंत ऋतु में यह अपनी सक्रियता पुनः प्राप्त कर विभाजन करना प्रारंभ कर लेती है। शरद ऋतु में तो ठंड लगती है तो सक्रियता कम हो जाती है, विभाजन कम करती है। बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु समझते हैं, बसंत पंचमी आती है, बसंत का मौसम आता है ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है और सर्दी जाने लगती है। तो जब सर्दी जाने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है तो हम भी खुल जाते हैं, है ना, बाहर आना जाना अच्छे से शुरू कर देते हैं, स्वेटर पहनना बंद कर देते हैं। तो ये भी अपने आप में चेंज करती है। ये बोलेगी सर्दी में बहुत आलस खा लिया, अब विभाजन करना शुरू करो। तो उस टाइम जो हमारी एधा होती है वो फिर से क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, या ऐसा बोल सकते हैं अधिक सक्रिय हो जाती है और विभाजन करना प्रारंभ कर देती है। इस ऋतु में वृक्षों की वृद्धि स्पष्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो आपको आराम से दिखाई देगी, क्योंकि वो कम है तो हमें इतनी दिखाई नहीं देती। इसके लिए जल व खाद्य पदार्थों के सेवन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। अब जब ज्यादा विभाजन हो रहा है, मैंने आपसे कहा कोशिका विभाजन कोई खेल नहीं है, वृद्धि कोई खेल नहीं है, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब विभाजन कर रही है कोशिका तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए, तो उसको खाद्य सेवन की भी जरूरत होगी, यानी कि फ्लोएम जो है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, पत्तियों को ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा ताकि उनको अच्छे से भरपूर पोषण मिले, जल मिले और वो विभाजन कर सके। यह कार्य जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है, ये तो हमें पता ही है ना, जल जाइलम से और फूड फ्लोएम द्वारा होता है। अतः कैम्बियम की सक्रियता से बड़ी अवकाशों वाली वाहिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े अवकाश बन जाते हैं जिनको टाइलोसिस कहते हैं। अभी पढ़ेंगे टाइलोसिस क्या होता है। जाइलम की वाहिकाओं में मृदुतक जो है वो गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, जिसको टाइलोसिस कहते हैं, और वाहिकाओं के अंदर आ जाता है, पढ़ेंगे अभी इसको। तो ये जाए वाहिकाओं का निर्माण होता है, नई वाहिकाएं बनती है, क्योंकि भाई जल और खाद्य जो है वो खाना जो है वो और ज्यादा चाहिए, तो नई नई वाहिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार बने द्वितीयक जाइलम को स्प्रिंग कास्ट, स्प्रिंग नहीं तो हिंदी में अगर आप लिखें तो बसंत कास्ट कहते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में बन रही है। ठीक है, बसंत ऋतु में बनने वाली कास्ट को क्या कह देंगे, बसंत कास्ट कह देंगे। ये कास्ट कैसी होगी, इसमें एधा की सक्रियता अधिक होती है, इसलिए जाइलम और फ्लोएम का निर्माण भी अधिक होता है, और इनकी वाहिकाएं भी अच्छी चौड़ी गुहिका वाली होती है, बड़े बड़े अवकाश वाली होती है, ताकि जल और फ्लोएम का अच्छी तरह से परिवहन हो सके। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। ये तो हो गई बसंत ऋतु की बात। अब बात करते हैं शरद ऋतु की। ठीक है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। शरद ऋतु में कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है और इससे बनने वाली वाहिकाएं छोटे आकार की होती है। विभाजन कम हो रहा है, ठीक है, विभाजन कम हो रहा है तो भाई एनर्जी की जरूरत भी कम है, और एनर्जी की जरूरत कम है तो वाहिकाओं की चौड़ाई भी कम हो जाती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इतना जल और इतना खाने को हमें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पादपों को। जिनमें छोटी अवकाशिकाएं होती हैं, इस समय वाहिनिकाएं एवं कास्ट रेशे अधिक बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शरद ऋतु में वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिट्स और कास्ट रेशे, वुड फाइबर, जाइलम फाइबर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बनता है। इस समय बनी द्वितीय कास्ट शरद कास्ट कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की कास्ट हो गई है। किसके हिसाब से, सहवन एधा की सक्रियता के हिसाब से। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए कि सहवन एधा की सक्रियता के आधार पर कितने प्रकार की कास्ट मिलती है, तो हमारे पास है एक बसंत कास्ट, और दूसरी है शरद कास्ट। बसंत का मतलब वही बसंत ऋतु, शरद का मतलब शरद ऋतु। बसंत ऋतु में सक्रियता अधिक होगी तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी वाहिकाएं बनेगी, जाइलम फ्लोएम बनेगा और कास्ट जो है वो ज्यादा बनेगी। इधर जो है शरद ऋतु में वाहिकाएं कम बनेगी, अवकाशिकाएं उनमें कम होगी। ठीक है, क्योंकि जल और खाद्य का सेवन करना नहीं है, विभाजन ही नहीं हो रहा। तो इनमें जो है उस टाइम जो कास्ट बनती है वो कैसी बनती है, वुड फाइबर्स ज्यादा होते हैं इस वाली कास्ट में, और ट्रैकेट्स भी ज्यादा होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारे पास दो तरह की कास्ट हो गई।
याद करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। शरद मतलब सर्दी, सर्दी में हम भी जो है वो एक तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये तो पादप है। और बसंत में ये खुल जाते हैं, तो वृद्धि ज़्यादा होती है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि भाई शरद ऋतु में अच्छी बनती है या बसंत ऋतु में, तो उसको आप अपनी सर्दी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसकी संख्या को गिनकर किसी वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ये भी नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है। ऐसे नहीं पूछा था, वहां पे ऐसे पूछा था कि किसी पेड़ की आयु को पता लगाने के लिए हम वार्षिक वलयों को गिनते हैं, इस शाखा को या इस के लिए क्या तर्क है या क्या हम वर्ड देना चाहते हैं, तो वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? जो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि पेड़ों की आयु हम कैसे पता लगाते हैं। तो ये जो शरद और बसंत काष्ठ बनती है, उसमें क्या होता है भाई, शरद ऋतु में काष्ठ में व्हाइट बना रही हूँ क्योंकि शरद ऋतु मतलब सफेद है ना, बर्फ वाली, और इधर जो है बसंत ऋतु, तो ऐसी रिंग बनती है। फिर शरद ऋतु आई तो फिर एक रिंग बन गई, फिर बसंत ऋतु आई तो फिर एक रिंग बन गई, ऐसे रिंग बन जाती है। और ऐसी पेड़ आपने देखा भी होगा, कभी पेड़ को अपने कटी हुई लकड़ियां देखी है तो उसमें रिंग्स दिखाई देती है। अब आपको पता है एक साल में एक ही बार शरद ऋतु आएगी और एक ही बार बसंत ऋतु आएगी। देखो बसंत ऋतु को हम, आप कई बुक्स में पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय मौसम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम सर्दी को मौसम को बांटे तो सर्दी ही एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बहुत ठंड होती है। बाकी बारिश हो या गर्मी हो उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी तो रहती ही है। जैसे अभी बारिश का मौसम है लेकिन कोई ऐसी ठंड नहीं है, गर्मी तो रहती है। तो बसंत ऋतु इन द सेंस कि गर्मी के मौसम में, ठीक है, और शरद ऋतु मतलब कि सर्दी के मौसम है। ऐसा आप अपने आप को समझा सकते हैं। तो मौसम एक ही बार आएगा, एक ही बार सर्दी आएगी, एक ही बार जो है बसंत आएगी, तो एक रिंग ये हो गई। अब ये एक रिंग जो है हम वो एक वर्ष के हिसाब से काउंट करते हैं, क्योंकि साल में एक बार सर्दी और एक बार बसंत ऋतु आएगी। अब ऐसे ही दो एक एक रिंग का हम क्या बनाते हैं, एक साल ये हो गया, फिर ये 2 साल, फिर आगे 3 साल, फिर 4 साल, इस तरह हम पेड़ों की आयु का निर्धारण करते हैं, उसे पता लगाते हैं कि पेड़ों की आयु कितनी है, और इसी को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही आपको पता है कि बरगद का साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आप पढ़ते हो ना, इस पेड़ की आयु 400 साल पुराना पेड़ है, 200 साल पुराना पेड़ है। कैसे पता चलता है? उसके तने को काट के उसकी रिंग काउंट करते हैं कि उसमें कितनी रिंग है, जितनी रिंग उतने साल पुराना, 2 रिंग को मिला के 1 साल। ठीक, इस तरह से। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतःकाष्ठ की और रसकाष्ठ, दोनों की बात करनी है हमें कि अंतःकाष्ठ क्या है और एक तो संवहनेदा की सक्रियता के आधार पर काष्ठ हो गई, शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ। अब जो है इनके कंपोनेंट के आधार पर कि किस काष्ठ में क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती और कौन सी काष्ठ बेस्ट है, उसके हिसाब से हम काष्ठ को 2 प्रकार में बांटते हैं। पहला अंतःकाष्ठ और दूसरी है रसकाष्ठ। द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप नया जाइलम या काष्ठ बनता है और पुराना जाइलम जो कि केंद्र में स्थित होता है व्यर्थ हो जाता है। ये हमने द्वितीयक वृद्धि में पढ़ा था कि जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो बाहर जो है वो फ्लोएम चपटा होता जाता है ना, और अंदर की तरफ जाइलम जो है प्राथमिक जाइलम वो भी धंसता जाता है। केंद्र में जाइलम धंसता है, बाहर की ओर फ्लोएम धंसता है, और दोनों के बीच में नया द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनता है। ठीक, ये बात हमने कल सेकेंडरी ग्रोथ में देखी थी। अब क्या हो रहा है, ये जो केंद्र में जाइलम जा रहा है, ठीक है, यही क्या बनाता है, पेड़ की अंतःकाष्ठ बनाता है, क्योंकि अंदर जा रहा है। केंद्र में कौन सा जाइलम है, अंदर की तरफ कौन सा जाइलम जा रहा है, पुराना वाला यानी कि प्राथमिक जाइलम, और यही फिर क्या बनाएगा, काष्ठ का निर्माण करता है। तो उसे हम कहते हैं अंतःकाष्ठ, क्योंकि हमने पढ़ा है ना जाइलम में काष्ठ रेशे होते हैं। अभी वुड फाइबर भी पढ़ा जो आपने, जाइलम में 4 प्रकार के हैं ना, एक तो है वाहिकाएं, फिर जाइलम मृदुतक, और चौथा जाइलम फाइबर जिसको हम वुड फाइबर भी कहते हैं, यही वो वुड फाइबर है।
ठीक है, वुड फाइबर बनेगा जिससे नॉर्मल जिसको हम लकड़ी कहते हैं वो बनती है। व्यर्थ हो जाता है, किसी पुराने वृक्ष के कटे हुए स्तंभ को देखने पर इसका केंद्रीय भाग अंतःकाष्ठ या हार्टवुड कहलाता है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अंतःकाष्ठ नहीं देके आपको हिंदी में हार्टवुड लिख के दे दे ऐसे, तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? अंतःकाष्ठ कहते हैं। अंतःकाष्ठ की सभी कोशिकाएं मृत ज्यादा दृढ़ होती है, ठीक है। जो भी यहाँ पे बीच में, अब मैं नया बना रही हूं, अब ये आपको यहाँ पे जो काष्ठ मिल रही है जाइलम की, ये हमारी क्या हो गई? अंतःकाष्ठ हो गई। और ये केंद्र में है इसीलिए इसको अंतःकाष्ठ कह रहे हैं। प्लस ये क्या है? मृत हो जाती है, मृत है और दृढ़ है। दृढ़ का मतलब कठोर है, और लकड़ी तो कठोर ही चाहिए, है ना, कठोर लकड़ी ही चाहिए हमें। कहीं आपको फर्नीचर बनाना है घर में, दरवाजे बनाने हैं, तो कैसी लकड़ी? आप सुनते होंगे अपने घर में कभी फर्नीचर का काम होता होगा कि नहीं ये लकड़ी तो हल्की है, ये लकड़ी तो भारी है, ऐसा वर्ड आपने सुना है। कुछ लकड़ी ऐसी होती है जिसपे दीमक बहुत जल्दी लग जाता है, कुछ ऐसी होती है जो दीमक से बचा के रखती है ना। बोलते हैं सागवान है, शीशम है, इनकी लकड़ियाँ बहुत हैवी होती है, महंगी बिकती है क्योंकि वो हार्ड होती है। जबकि नीम है, इनकी लकड़ियों को लोग कम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये हल्की होती है, खोखली होती है ना। तो अंतःकाष्ठ जो है वो बेस्ट काष्ठ होती है। अभी से मैं आपको बता देती हूँ क्यों होती है, उसका रीजन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें हो सकती है, इस बात को मेरे समझना कि एक ही काष्ठ में आपको अंतःकाष्ठ भी मिल सकती है बीच में, और बाहर की तरफ रस काष्ठ भी मिल सकती है। और कुछ लकड़ियां ऐसी होती है जिसमें सिर्फ रस काष्ठ ही मिलती है या सिर्फ अंतःकाष्ठ ही मिलती है। बात समझ में आ गई? समझ में आई क्या? जैसे ये है, इसमें अंदर की तरफ अंतःकाष्ठ होगी और बाहर की तरफ रस काष्ठ होगी, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें सबदूर क्या हो, सिर्फ अंतःकाष्ठ ही हो, रस काष्ठ हो ही नहीं। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि पूरी ही लकड़ी रस काष्ठ हो, अंतःकाष्ठ हो ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? जमाव के कारण। अभी पढ़ेंगे कि अंतःकाष्ठ बनती कैसे, तब आपको पता चलेगा। इस भाग की वाहिकाएं भी अनेक पदार्थों और रचनाओं में बन जाने के कारण बंद हो जाती है, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है भाई? कुछ पदार्थ है, अभी नाम पढ़ेंगे उनके, और कुछ रचनाएं बन जाती हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से ये कठोर हो जाती है, बंद हो जाती है। को क्या बंद हो जाती है? इनकी वाहिकाएं, क्योंकि जाइलम से बनी हुई है भाई, जाइलम ही तो है ये काष्ठ, और जाइलम में क्या होती है? वाहिकाएं। वाहिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जिसकी वजह से ये बंद जाती है। वाहिकाएं आपको याद है हमने बनाई थी, ऐसी होती है ट्यूब लाइक, हमने कहा था एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और बीच में जो है इनके क्या होता है? परफोरेटेड प्लेट होती है, छिद्रिल होती है ये, है ना। तो इनमें क्या होता है? कुछ पदार्थ जम जाते हैं अंदर जाके। अब पदार्थ जम जाएगा तो एक तो ये मृत हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा भाई? कोशिका, द्रव्य, केंद्रक सब गायब, वैसे भी मृत ही होती है वाहिकाएं तो। और फिर इनमें जो संवहन हो रहा था, किसका? वाहिकाएं जाइलम में आती है, तो जाइलम जल का संवहन करता है, तो जल का जो संवहन हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। इनमें कुछ पदार्थ आके जैसे रेनिन, टेनिन, लिग्निन, ये सब जमा हो जाएंगे, तो ब्लॉक कर देंगे इनको। अब इनमें संवहन नहीं होगा, अब ये लकड़ी बन जाएगी, कठोर हो जाएगी, ठीक है, हार्ड हो जाएगी। तेल, रेजिन, गोंद, ये वो पदार्थ है जो इसमें जमा हो जाते हैं। आदि पदार्थ इसमें बहुतायत में एकत्रित हो जाने के कारण अंतःकाष्ठ अधिक मजबूत व गहरे रंग का हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि कौन सी काष्ठ बेस्ट है तो हम अंतःकाष्ठ बोलेंगे, ठीक है। यहां पे लिख दूं बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि एक तो ये मजबूत है, ठीक है, और मजबूत लकड़ी चाहिए हमें। गहरे रंग की है, ये चलो रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, इसमें जो ये तेल, रेजिन, गोंद जो जमा हो रहे हैं, इनकी वजह से, क्योंकि ये पूरे इसके अंदर आके जमा हो जाते हैं वाहिकाओं के अंदर, लकड़ी के अंदर, उससे क्या होता है? इस पे कवक, बैक्टीरिया, दीमक ये अटैक नहीं कर पाते, है ना, इनको सड़ा नहीं पाते, दीमक नहीं लगती, कवक नहीं लगती, फंगस नहीं लगती इन पे, इसीलिए ये बहुत दिनों तक, लंबे टाइम तक
क्या रहती है, सही रहती है। ये रीजन है। ये भी पूछा जा सकता है आपको, जो मैंने बोला कि अंतः कास्ट को एक मजबूत और सुरक्षित कास्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इसकी वाहिकाएं जो हैं वो अनेक पदार्थों और रचनाओं के बनने के कारण बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो मजबूत कास्ट का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट, तेल, रेजिन, गोंद, टैनिन भी होता है, आप टैनिन भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। टैनिन आदि के जमाव के कारण इसकी कोशिकाओं पर या इसकी वाहिकाओं पर कवक, जीवाणु और दीमक का आक्रमण कम होता है या नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जल्दी उनके उसमें नहीं आती है ना, आ भी सकती है बट बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। लकड़ी है, कभी ना कभी तो सड़ेगी, लेकिन लंबे टाइम तक चलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है, जाइलम रदुतक से वाहिकाओं के गर्तों में गुब्बारे की तरह रचनाएं बन जाती है, जिसे टाइलोसिस कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि टाइलोसिस क्या होते हैं और किस में होते हैं। टाइलोसिस अंतः कास्ट में ही होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रस कास्ट में नहीं मिलेंगे। क्या होते हैं टाइलोसिस, जरा सुनो, क्योंकि जब आपको वो अंतर वाले क्वेश्चन से आप पढ़ोगे तब भी वहां पे अंतर आपको मिलेगा। ये क्या होता है, यहाँ पे ये वाहिकाएं हैं जाइलम की, और जाइलम के बाहर की ओर क्या होगा, जाइलम रदुतक होगा। अब क्या होता है कि ये जो जाइलम रदुतक है, इसकी कोशिकाओं की कुछ संरचनाएं जो है ऐसे गुब्बारे की तरह यहां से निकल के इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसे इधर से भी आ जाएगी, मान लो। डायग्राम भी आपको ऐसा ही बनाना है इसका, ठीक है। यहां से निकलते हुए बताना है आपको, ऐसे गुब्बारों की तरह। इन संरचनाओं को हम कहते हैं टाइलोसिस। एक तो पहले इसमें रेनिन, टैनिन सब जमा पड़े, उसके बाद ये गुब्बारे जैसी टाइलोसिस और आ गई इसमें, तो इसका तो पूरा सहवन ही बंद हो गया। पहले ये जल का सहवन कर रही थी, अब ये मृत हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है, कुछ भी सहवन इसमें नहीं हो रहा। सहवन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जल का सहवन करता है ना जाइलम, ठीक। ये वाहिकाएं अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। ये जो टाइलोसिस है ये वाहिकाओं को भी ब्लॉक कर दिया, ऐसे सब में से हो जाएंगे तो एक तरह से वाहिका ब्लॉक हो जाएगी। उधर टैनिन रेनिन भी कम नहीं है, वो भी ब्लॉक कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का सहवन नहीं होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं अंतर वाले, आपको याद रखने हैं इनको। अब बात कर लेते हैं रस कास्ट की। रस कास्ट इसकी जस्ट अपोजिट है। यह हल्के रंग की होती है। वो कैसी थी भाई, गहरे रंग की। यह हल्के रंग की कास्ट होती है। इसमें किसी प्रकार के टाइलोसिस व पदार्थों का संग्रहण नहीं होता। इसमें रेनिन, टैनिन किसका जमाव नहीं होता। अब जमाव नहीं होगा तो इसकी वाहिकाएं फ्री रहेंगी, ना तो इसमें टाइलोसिस बन रहा, ना इसमें रेनिन टैनिन बन रहा, मतलब खुली है। अब खुली है तो क्या कर पाएंगी, ये सहवन कर पाएंगी, मतलब जो इनका काम था जल का सहवन करना वो कर पाएंगी, ठीक। तो ये क्या है, मृत नहीं होती, ये जीवित रहती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं निष्क्रिय नहीं है, वो तो निष्क्रिय है, ये क्या हो जाती है, सक्रिय रहती है, ठीक है। इनमें सहवन होता है। और क्या है, ये कैसी रहेगी भाई, इसमें टैनिन वेनिन नहीं है तो ये आसानी से कवक, फंजाई, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते ही सड़ने लग जाएगी, ठीक है। परिचर्म, पेरिडर्म, इसको भी हमने द्वितीयक वृद्धि में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा इसको लिखा हुआ भी बता दूंगी, तो वो आज हम देख लेते हैं। क्या है भाई, परिरम, पेरिडर्म यानी कि परिचर्म, इसको परित्वक भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा था इसको परित्वक भी कहते हैं, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये वाला जो अंतर है ये मैं डाल चुकी हूँ ऐप में उन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो मैंने कहा। और पेरिडर्म की बात कर लेते हैं। बाहरी त्वचीय कोशिकाओं तथा अन्य बाहरी उत्तकों के मृत हो जाने पर नया सुरक्षात्मक द्वितीयक उत्तक स्तर बनता है जो परिचर्म कहलाता है। परिचर्म में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। बात की थी हमने कल सेकेंडरी ग्रोथ की, द्वितीयक वृद्धि की, तब मैंने कहा था कि जब नया उत्तक बनता है तो बाहर की तरफ जो भित्ति होती है, पेड़ की जो तना होता है उस पर दबाव पड़ता है ना, फ्लोएम बाहर दबता जाता है
और ये बाहर दबता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब तना टूटने लग जाएगा। उस टूटे हुए तने को सहारा देने के लिए हम किसकी एंट्री करवाते हैं? पेरिडर्म की। हमने बात कहा था कि वहां पे कॉर्क एधा बनती है जिससे कि 3 प्रकार के उत्तक बनते हैं। वही 3 प्रकार के उत्तक मिलकर परिचर्म का निर्माण करते हैं। ये बात हमने कल बोर्ड पे डिस्कस की थी, फिर से कर लेते हैं, लिखा हुआ देख लेते हैं आज इसको। इसमें 3 प्रकार के उत्तक है। बात करते हैं पहले कॉर्क एधा की, ठीक है, जिसको हम फैलोजन भी कहते हैं। बाहरी त्वचा के फटने के बाद कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। यह द्वितीयक प्रविभाजी होता है जो स्थायी कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, किससे निर्मित होगा? ये परमानेंट टिश्यू, मतलब कि इनमें अब विभाजन नहीं होना है, एक बार जो बन गए वो बन गए। फिर से एक बार समझ लो, कल की बात थोड़ी सी याद आ जाएगी कि हमने कहा था कि भाई ऐसी रिंग बनी थी, रिंग बनी थी और फ्लोएम जो है, कौन सा वाला फ्लोएम? प्राथमिक फ्लोएम, वो परिधि की तरफ चला गया था। जिसने कल की क्लास नहीं ली है और ली भी है तो एक बार समझ लो, फिर से शॉर्ट में ही समझा रही हूं वैसे। और अंदर की तरफ हमने कहा था कि जाइलम होता है, प्राथमिक जाइलम जो दबता जाता है। अब ये जो बीच में क्या बन जाते हैं? बीच में नए टिश्यू बन जाते हैं जिसमें बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बनता है। ठीक, इनके बनने से परिधि पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लग जाता है। परिधि की जो ये बाहरी त्वचा है तने की, तो तने की बाहरी त्वचा पे अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है तो बाहरी त्वचा धीरे धीरे क्या हो जाएगी? फट जाएगी। इसकी रक्षा करने के लिए या फट जाने के बाद क्या होता है? हमारी कॉर्क एधा का निर्माण होता है। यहाँ पे किससे बनती है? ये मैंने आपको बताया था, ये अंतस त्वचा से भी बन सकती है, परिरंभ से भी बन सकती है, या वलकुट की कुछ कोशिकाओं से बन सकती है। ठीक है, ये कॉर्क एधा बनती है, इनका जो तिनके का सहारा बन के प्रकट होती है और ये विभाजित होती है। इसी कॉर्क एधा को हम क्या कहते हैं? फैलोजन। ये स्थायी होती है, अभी स्थायी नहीं है, अभी विभाजन के बाद स्थायी होगी। ठीक है, ये फैलोजन होता है। फैलोजन यानी कॉर्क एधा विभाजित होती है और अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ ये क्या बनाती है? द्वितीयक वलकुट का निर्माण करती है। और इसी द्वितीयक वलकुट को हम क्या कहते हैं? इसी द्वितीयक वलकुट को हम फैलोडर्म कहते हैं। अभी आने वाला है वापस, हालांकि कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बाहर की ओर ये क्या बनाती है? कुछ कोशिकाएं बनाती है जिसको हम कहते हैं कॉर्क या कार्क। इसका क्या नाम था? फैलम। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? परिचर्म। इसलिए हम बोल रहे हैं कि परिचर्म में 3 तरह के उत्तक हैं, फैलोजन, फैलोडर्म और फैलम। फैलम सबसे बाहर, फिर उसके अंदर फैलोजन। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, सबसे बाहर की ओर फैलम, फिर फैलोजन, फिर फैलोडर्म। और इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखने हैं। ये आपकी आज की होमवर्क है, वैसे कल ही याद हो जाना चाहिए था। अब बात करते हैं फैलम यानी कॉर्क। इसका निर्माण कॉर्क कोशिकाओं द्वारा होता है। ये फैलोजन कोशिकाओं की भांति होते हैं जिनसे ये बनते हैं, इनका सेम है, जिनसे ये बने हैं। किनसे बने हैं? फैलोजन से। फैलोजन ही अंदर की तरफ द्वितीयक वलकुट और बाहर की तरफ कॉर्क बना रही है, तो ये जो कॉर्क कोशिकाएं हैं ये फैलोजन के समान ही होती है। इसको ही हम क्या कहते हैं? फैलम। फिर तीसरी है फैलोडर्म। ये क्या है? यह केंद्र की ओर द्वितीयक वलकुट होता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ बन रहा है वो क्या है? द्वितीयक वलकुट या फैलोडर्म। और इन्हीं तीनों को हम क्या कहते हैं? परिचर्म। और एक और नाम जो मैंने कहा था आपको याद रखना है, परिचर्म भी इसी को कहते हैं और परित्वक भी इसी को कहते हैं। और ध्यान से सुनना और ध्यान से याद करना, क्योंकि नीट में कई सालों तक अभी भी आता है, पहले भी आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि परिचर्म किससे मिलकर बना होता है या क्या होता है या उसका सीक्वेंस क्या है। यानी कि पहले फैलम, फिर फैलोजन, फिर फैलोडर्म। ठीक है, और अलग अलग बार
कभी हिंदी में नाम दे के पूछा है, कभी इंग्लिश में नाम दे के पूछा है, तो आपको दोनों ही याद करने हैं। और इनके तो 3 नाम है, हिंदी में कार्कएधा, इंग्लिश में फैलोजन, इंग्लिश तो क्या है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, फैलोजन, और इंग्लिश में कॉर्क कैम्बियम। इसका भी भाई फैलम, कॉर्क, और हिंदी में इंग्लिश में तो इसका कॉर्क ही रहेगा। फैलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स और द्वितीयक वल्कुट, 3 नाम हो गए, हिंदी इंग्लिश प्लस साइंस। ठीक, आ गई बात समझ में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे छोटे ही थे और आपको याद रखने हैं। अब बच जाता है हमारा वातरंध्र। वातरंध्र मैंने आपको बताया था कि जब तने में द्वितीयक वृद्धि होती है तो बाहर जो कॉर्क होता है, अभी जिसकी बात हम करके आए, दबाव तो पड़ ही रहा है, दबाव पड़ने की वजह से तना जो है वो कहीं कहीं पे फट जाता है, ऐसी छाल निकलती है ना जब तने की। अच्छा, छाल क्या होती है, मैंने कल भी बताया था कि वैसे तो कॉर्क होती है, लेकिन ऑप्शन आपको हमेशा देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन में आपको ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे कार्क, कार्कएधा, द्वितीयक वल्कुट और परिरंभ भी दे रखा हो या द्वितीयक फ्लोएम भी दे रखा हो, तो फिर आप वो चारों को टिक करके आएंगे, क्योंकि छाल बहुत मोटी होती है, द्वितीयक फ्लोएम तक भी चली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं वो जब क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव तो उन्हें समझ में आ जाएगा कैसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो छाल है और जो तना फट गया है, तो तने के फटने से क्या होता है, इसकी बाहरी त्वचा पर कुछ रंध्रों का निर्माण हो जाता है, यानी कि छेद का निर्माण हो जाता है, पोर्स बन जाते हैं, और इन रंध्रों को हम क्या कहते हैं, वातरंध्र। ये पहले भी मैंने बताया है, लेंटिकल्स। ठीक है, क्या काम होता है इनका, वाष्पोत्सर्जन करना या तो, बट वो बहुत कम करते हैं, गैसीय विनिमय बहुत ज्यादा करते हैं, और इस पे भी नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ऐसे नहीं जाने देना। और फिर से मैं कहूंगी कि भाई ऑब्जेक्टिव जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये नीट का है तो हमारे काम का नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो वही विशाल सागर है, कहीं पे भी आ सकता है, वो आपके स्कूल लेवल में भी पूछा जा सकता है, आपके कंपटीशन में भी पूछा जाए। तो ऑब्जेक्टिव तो कोई भी हो, आपको नहीं छोड़ना है, भले ही आपके बोर्ड से रिलेटेड नहीं हो, आपकी उससे रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आपको याद करना है। किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, आपको याद करना है और उसको समझना है। ऑब्जेक्टिव तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, लेंटिकल्स द्वारा पौधे के उस अंग तथा बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित हो जाता है। इसके द्वारा गैसों का विनिमय व वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या काम करता है ये, गैसीय विनिमय का काम करता है और वाष्पोत्सर्जन भी करता है। लेकिन वही ऑप्शन हमेशा ध्यान से देखना, वाष्पोत्सर्जन में कम है, गैसीय विनिमय ज्यादा इसका काम है। चलिए, तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है इतना ही है। अब कुछ फोटोग्राफ जो मैंने गंदे गंदे बना दिए हैं, आप उसको अच्छा अच्छा देख लीजिए। ये देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि देखो, अंतःकाष्ठ जिसको हार्टवुड कहते हैं और रस काष्ठ जिसको सैपवुड कहते हैं, वो अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे एक ये तना देखो, इसमें अंदर की तरफ अंतःकाष्ठ डार्क कलर की दिख रही है आपको, क्योंकि वो गहरे कलर की होती है। बाहर की तरफ सैपवुड है जो हल्के कलर की है। ठीक है, इसको देखो, इसमें पूरी अंतःकाष्ठ ही अंतःकाष्ठ है और इसमें पूरी सैपवुड ही सैपवुड है। तो अलग अलग भी हो सकती है, किसी एक तने में भी हो सकती है। ये मैं आपको उस टाइम समझा रही थी। यहाँ पे फिर देख लो, ये है हार्टवुड, आपको लेयर्स दिख रही है यहाँ पे, और ये है सैपवुड। यहाँ इन्हीं लेयर्स को देखकर हम वार्षिक वलय की गणना करते हैं। ये जो वार्षिक वलय में जो लेयर्स हमने बात की, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये लेयर और ये लेयर सेम है। हाँ, सेम है। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं को हम इसमें देखो, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो भले ही अंतःकाष्ठ देखो चाहे सैपवुड देखो, है ना, सब में आपको एक लाइट और एक गहरी दिख रही होगी। इसमें भी देख सकते हो, एक गहरी एक हल्की, एक गहरी एक हल्की, एक गहरी एक हल्की, चाहे वो अंतःकाष्ठ हो चाहे वो सैपवुड हो। ठीक है, दोनों में ही आपको एक गहरी और एक हल्की दिख रही होगी। यहाँ पे भी दिख रही होगी, यहाँ पे भी दिख रही होगी, इधर भी दिख रही होगी। देखो, एक हल्की है, एक गहरी है, एक हल्की है। तो एक हल्की और एक गहरी मिलकर एक वर्ष बनाती है। अब ये हल्की और गहरी कौन सी है भाई, हल्की वाली है वो है शरद ऋतु वाली, और जो डार्क वाली है वो बसंत ऋतु वाली है।
है ना, तो दोनों लेयर मिला के 1 साल होगा। तो फिर हम इस लेयर को काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस तने की क्या आयु रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी कुछ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है, और इसको क्या कहते हैं, शाखा को डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको याद रखना है, वार्षिक वलय की गणना को आयु पता लगाते हैं हम इससे। इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे दी एंड होती है। और अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा है, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बुक की एक्सरसाइज के, जो मुझे लगता है कि आपको जिसमें दिक्कत आ सकती है वही, बाकी तो सारे इजी हैं, आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो नोट से या चैप्टर से टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ।